जिस राज्य के नाम में ही राज हो, तो उसके साथ तमाम पॉलिटिकल संभावनाओं की गुंजाइश, प्रत्याशा बनी रहती है। राजस्थान की राजनीति निराली है। एक जादूगर है जो कभी आला कमान को नहीं गांठता है और कभी उस युवा तुर्क को भी नहीं गांठता है जो ये कहता है कि मैंने पार्टी सत्ता में आए उसके लिए अपने व्यक्तिगत जीवन को भी दांव पर लगा दिया, पूरा सर्वस्व झोंक दिया। एक आला कमान है जो आंखें दिखाता है और फिर बेबस हो जाता है। इतनी दफा अजय माकन ने कहा कि अब अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री विस्तार करेंगे और तब करेंगे, पर गहलोत साहब हर बार अपने तोश खाने से कोई नई वजह लेकर आ जाते थे। पर फाइनली 21 नवंबर को राजस्थान में कैबिनेट का रीशफल हुआ और सचिन पायलट के कुछ सहयोगियों को समायोजित किया गया। और उसके बाद से राजस्थान की राजनीति पर नजर रखने वाले जो पॉलिटिकल पंडित हैं, वो अपने अपने ढंग से व्याख्याएं कर रहे हैं, किसकी चली, कितनी चली, जिनको समायोजित किया गया वो किसके खाते में गिने जाएंगे। अब जब राज्य के विधानसभा चुनाव में 2 बरस और कुछ महीनों का ही वक्त बाकी है, तो इस बदलाव को कैसे देखा जाए। उधर वसुंधरा राजे हैं, फिर से दौरे पर निकल पड़ी। संगठन ऐतराज न करे इसलिए कहा गया कि कार्यकर्ताओं से मिलने जा रही हैं, धार्मिक दर्शन के लिए जा रही हैं। एक प्रदेश अध्यक्ष हैं जिनके जन्मदिन पर भारी भीड़ जुटती है, लेकिन उपचुनाव में उनके नेतृत्व में भारी छीछलेदर भी होती है, एक जगह तीसरे नंबर पर, एक जगह चौथे नंबर पर। तो राजस्थान की राजनीति का राज क्या है और किस राज के तहत ये राज्य आगे बढ़ रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जयपुर से 2 वरिष्ठ पत्रकार अवधेश अकोडिया और अविनाश कल्ला। बहुत बहुत स्वागत है आप दोनों का। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी। और साथ में हैं नेशनल अफेयर्स एडिटर राहुल श्रीवास्तव जी। अवधेश जी, आपसे शुरुआत करेंगे। कौन से फैक्टर्स हावी रहे? जी सौरभ जी, देखिए, एक तो धन्यवाद देना चाहिए राजस्थान के नेताओं को, क्योंकि यहाँ की जो राजनीति है वो बड़ी, जैसा प्रदेश है राजस्थान सूखा, ऐसी यहाँ की राजनीति सूखी सूखी रहती थी, तो उसमें थोड़ा रोमांच आ गया। इस तरह की घटनाएं हुई, उससे पहले बगावत हुई, फिर घर वापसी हुई, उसके बाद मंत्रिमंडल विस्तार के लिए तारीख पर तारीख दी गई और फाइनली मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। इसमें 2-3 बातें अहम हैं। पहली बात, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये बिल्कुल नहीं चाहते थे और कभी इशारों में और कभी साफ साफ उन्होंने इस बात को दोहराया कि जिन लोगों की वजह से सरकार पर संकट आया, सरकार गिर सकती थी, उन लोगों को तवज्जो नहीं मिलनी चाहिए। और उनका साफ इशारा था कि जिन लोगों की वजह से सरकार बची उनका पूरा मान सम्मान रहना चाहिए। लेकिन जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ, भले ही वो देर से हुआ, लेकिन उसमें जो लोग बगावत के समय मानेसर गए थे, जिनमें 2 मंत्री ऐसे थे जिनको बर्खास्त किया गया, उनकी वापसी हुई। साथ में उस कैंप से 3 और विधायकों की इसमें एंट्री हुई। उससे एक बात तो साफ है कि आलाकमान का भरोसा है राजस्थान में नेतृत्व कौन करे, इस बात को लेकर अशोक गहलोत पर। लेकिन वो सचिन पायलट को पूरी तरह से दरकिनार करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं है, तो उनका एक एडजस्टमेंट बिठाया गया है और इस तरह का प्रयास किया गया है कि कोई भी खेमा ये दावा नहीं करे कि वो एक तरफा उसको जीत मिल गई है। दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है, दोनों के लोगों को एडजस्ट किया गया है। मंत्रिमंडल में सचिन पायलट खेमे के 5 विधायकों को जगह मिली है, लेकिन जो पोर्टफोलियो दिए गए बाद में वो पूरी तरह से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा के अनुरूप थे। तो इस तरह से आला कमान ने एक संतुलन स्थापित करने की कोशिश की है और दोनों खेमे बड़े गदगद हैं ये बता के कि फाइनली हमको सफलता मिली। लेकिन ये जो शांति है अभी दिखाई दे रही है, सब कुछ अच्छा अच्छा दिख रहा है, मुझे नहीं लगता है कि ये शांति बहुत लंबे समय तक चलेगी, क्योंकि दोनों नेताओं के बीच में जो लड़ाई है वो लड़ाई है वर्चस्व की, और वर्चस्व स्थापित होता है फाइनली मुख्यमंत्री के पद से। और सचिन पायलट ने जो बगावत की थी वो 2 मंत्रियों के लिए ही की थी, वो 2 मंत्री थे, 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 2
उनके 5 लोग मंत्रिमंडल में आ जाएं इसलिए तो नहीं की थी। वो चाहते हैं मुख्यमंत्री बनना, तो जब तक वो वहां नहीं पहुंच जाते हैं और जब तक अशोक गहलोत मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहते हैं, दोनों के बीच वर्चस्व की जंग जारी रहेगी और उसमें कई पड़ाव आएंगे, कई मोड़ आएंगे और इसी तरह से हम उस पर बातचीत करते रहेंगे। अविनाश जी, आपकी पहली टिप्पणी इस पूरे रिशफल पे। मतलब इस पे यही कहा जाएगा कि इतना समय लेके अगर यही करना था तो 18 महीने काहे जाए किए। अगर आप देखें तो जो अवधेश ने कहा कि जितने लोग खेमे से बाहर हुए थे उनको वापस इंडक्ट कर दिया गया, पोर्टफोलियो रीशफल में भी कोई बहुत बड़ा चेंज नहीं आया, और जो अहम मुद्दा था मुख्यमंत्री कौन, उस पर भी कुछ बदलाव नहीं आया। तो इससे यही नजर आता है कि कांग्रेस आला कमान भी अभी असमंजस में है, वो कोई क्लियर वर्डिक्ट नहीं दे पा रहा। वो अशोक गहलोत को नाराज नहीं कर सकते, वो सचिन पायलट को छोड़ नहीं सकते। और जो अवधेश ने बात की वो बिल्कुल ठीक है। देखिए, जिस दिन पहले दिन आया तो दोनों खेमे अपनी अपनी बात कर रहे थे, आला कमान को सभी धन्यवाद दे रहे थे, पर ठीक अगले दिन मुख्यमंत्री के एक सलाहकार ने सीधे सीधे कहा कि 2023 का चुनाव अगर सचिन पायलट के नेतृत्व में लड़ा जाएगा तो मैं इसकी खिलाफत करूंगा, और बिल्कुल मुक्त कंठ से उन्होंने मोर्चा खोल दिया। रीशफल के 24 घंटे भी नहीं हुए, तो उससे क्लियर है कि रीशफल एक स्टेटस को तोड़ने की तैयारी हुई कि ये छोड़ो, अब आगे बढ़ो। तो अब जैसा अवधेश ने शुरुआत में कहा था कि हम भी इस बार देख रहे हैं कि राजस्थान की जो डेजर्टेड पॉलिटिक्स थी उस बार इसमें क्या कलर आता है। तो एक थोड़ा सा ब्रेक है, आप देखिए 2-4 दिनों में और क्या नया आता है। तो सिर्फ एक बैलेंसिंग एक्ट का कोई बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। मेरा यही कमेंट रहेगा कि अगर यही करना तो इतना समय क्यों। ठीक बात है। राहुल श्रीवास्तव जी, हाउ डू यू लुक एट इट? कांग्रेस ने मतलब प्रकट तौर पे दे अवर्टेड द क्राइसिस, पर ये अरेंजमेंट कब तक चलेगा? क्या एक और राज्य गंवाने की स्थिति में आ रही है कांग्रेस, या अशोक गहलोत ने अपने आप को इतना मजबूत कर लिया है कि वो उस बाइनरी से बाहर निकल पाएंगे जहां सत्ता का हर 5 साल में परिवर्तन होता है, ही कैन रिटेन द पावर एंड ही हैज सेटेड हिमसेल्फ एक डिफाइनिंग ढंग? सौरभ, देखिए क्या होता है कि कई बार शरीर में अंदर पेट में आपके विकृति होती है और बदन पे फोड़ा फुंसी हो जाता है, और आप उसके इलाज के लिए बैंडेड लगाते रहें तो आपका इलाज नहीं हो रहा है, आप बेसिकली है सिम्टम को रिमूव कर रहे हैं। कांग्रेस में ये जो अभी राजस्थान में हुआ, पंजाब में हुआ, ये दो बड़े स्टार्क अजीब कांग्रेस की डिलेमा को दिखाते हैं। इसकी उत्पत्ति है जो हमने प्रोग्राम की शुरुआत में आपने बात कही थी कि 2.5 साल से अगर 2.5 साल से कोई पार्टी का प्रेसिडेंट नहीं है, ग्रैंड ओल्ड पार्टी रूल्ड बाय द नेहरूज एंड द गांधीज, उनके पास 2.5 साल से इंटरिम प्रेसिडेंट है। ये शुरुआत वहां से है 2019 के चुनाव के 2 दिन बाद या 1 दिन बाद जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी थी, जिसमें राहुल गांधी ने कहा कि कुछ नेता ऐसे थे जिन्होंने सिर्फ अपना स्वार्थ देखा, अपने निकटवर्तियों को जिताना, पार्टी का हित नहीं देखा। राहुल गांधी नाराज होते हैं पुराने नेताओं के खिलाफ, उसके कुछ महीने बाद शायद जुलाई में इस्तीफा दे देते हैं। तब से कांग्रेस की स्थिति वैसी ही चल रही है। वो ओल्ड वर्सेस न्यू जो बैटल था, जिसमें अशोक तंवर चले गए, हुडा जीत गए, मिलिंद देवरा साइडलाइन हो गए, ज्योतिरादित्य सिंधिया इधर चले आए बीजेपी में, जितेंद्र प्रसाद बीजेपी में चले आए, वो ओल्ड वर्सेस न्यू की बैटल में पंजाब में तो चलिए आपने एक्सपेरिमेंट किया, नवजोत सिंह सिद्धू को बढ़ा दिया, चन्नी साहब ले आए, तो आपने थोड़ा सा आपकी छाती फूल गई कि आपने एक सफल काम कर डाला। तो जो बीमारी है वो ओल्ड वर्सेस न्यू की जो लड़ाई है, राजस्थान उसका एक एग्जाम्पल है। तो आपने राजस्थान में उस लड़ाई का कोई निर्णायक हल नहीं निकाला है, आपने बैंडेड लगा दी है कि भाई तू 5 ले ले, तू 4 ले ले, तेरी चलती रहेगी। क्या है, अशोक गहलोत भारी पड़ रहे हैं। सचिन पायलट जो उनकी बगावती जी ने बिल्कुल सही कहा, वो साहब 5 मंत्रियों की लड़ाई नहीं है, वो पॉलिटिकल फ्यूचर की है। सचिन पायलट का जो कैंप है उसका कहना यही सिर्फ नहीं है कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाइए, उनका यह भी कहना है कि सचिन पायलट को अशोक गहलोत से बचाइए, क्योंकि उनका कहना यह है कि अशोक गहलोत जितने दिन चले उतना शनै शनै वो सचिन पायलट की राजनीति को खराब करते जाएंगे। और ये जो कॉम्प्रोमाइज हुआ है 5 सीटों का या 5 मंत्रियों का,
ये सेटबैक है सचिन के लिए। ये पूरा सचिन पायलट कैंप जानता है, बातचीत में हम लोगों को कहता है, लेकिन क्या है कि इस समय कोई चारा नहीं है, क्योंकि वो अपनी एक सीमा से आगे सपोर्ट, अशोक गहलोत की जो पकड़ है पार्टी में, उस जकड़ को कम नहीं कर पा रहे, और इधर पार्लियामेंट अपनी पार्टी को कन्विंस नहीं कर पा रहे, क्योंकि पार्टी खुद डिलेमा में है। बस एक सेविंग ग्रेस है सौरभ, सेविंग ग्रेस राजस्थान में जो बड़ी इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल चल रही है ओल्ड वर्सेस न्यू की, वो बीजेपी में भी चल रही है। बीजेपी में भी कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे को हाशिए पे रखना और वसुंधरा राजे की समर्थकों का जोर मारना। वो जनवरी में एक वसुंधरा राजे समर्थक मंच बना था, तो उसका दफ्तर का इनॉग्रेशन हो गया अगस्त के करीब में, अगर अविनाश जी मुझे मैं गलत नहीं हो तो बताएंगे। जून में वसुंधरा राजे जी ने बीजेपी के फंक्शन और इवेंट्स में जाना छोड़ दिया था। वो एक टसल जो चल रही है, वो शायद जो है कांग्रेस के लिए थोड़ी सी एक रिलीफ की खबर है कि बीजेपी अपनी इंटरनल बैटल्स में वहां पे जुटी हुई है, जिसके कारण थोड़ी सी रेस्पाइट है कि कांग्रेस को, कि अगर अभी बाई इलेक्शन भी देखें तो कहीं कांग्रेस के लिए रेस्पाइट है। लेकिन ये क्या ये प्रॉब्लम लॉन्ग टर्म रहेगी, ये नहीं कहा जाता, क्योंकि ये जो कांग्रेस की इंटरनल बैटल है, ये एक बुनियादी टॉप लेवल का क्राइसिस है, जो कि कहीं ना कहीं अल्टीमेट में चुनाव में जब जाएंगे 2023 में, तो ये कांग्रेस के लिए बुरी खबर लाएगा। ओके, एक चीज मैं ये जानना चाहता हूँ कि कई जो पॉलिटिकल रिपोर्टर हैं जयपुर बेस्ड, वो जब इस रीशफल की एनालिसिस कर रहे थे अपने अपने अखबारों के लिए और दूसरे प्रतिष्ठानों के लिए, so they were continuously talking about one thing कि how Congress is refocusing on its core voter base, तो इसीलिए एससी और एसटी का प्रतिनिधित्व बढ़ाया गया है। अवधेश जी, किस तरह की चर्चा हो रही है? मैं आप दोनों की राय, आपकी और अविनाश जी की, जानना चाहता हूँ। मतलब ये कॉस्मेटिक चेंज है या एक्चुअली में ऐसा दिख रहा है कि सिर्फ एक तो होता है प्रतिनिधित्व दे दिया जो बरसों से चल रहा है, पर एक है कि उनकी असल में धाक है, सुनवाई है, क्योंकि जिस तरीके से छोटू वसावा की पार्टी डूंगरपुर और आसपास के इलाकों में लगातार प्रभावी हो रही है, तो वो जाहिर सी बात है कांग्रेस के लिए चिंता होगी कि जिस वोट को वो ग्रांटेड लेते थे, एक चंक वहां से खिसक रहा है। जी अवधेश जी। सौरभ, देखिए इसमें ये रियल भी है चेंज और कॉस्मेटिक भी है, दोनों चीजें हैं इसमें। क्योंकि जो कैबिनेट चुनाव के जस्ट बाद बना था सरकार बनने के बाद, उसमें सिर्फ एक ही कैबिनेट मिनिस्टर थे दलित कैटेगरी की, यदि हम बात करें तो मास्टर भंवरलाल मेघवाल, उनकी डेथ हो गई। उसके बाद एक भी कैबिनेट मिनिस्टर अशोक गहलोत की कैबिनेट में नहीं था। तो ये तो जरूरी था, लग भी रहा था कि जब भी रिशफल होगा उसमें दलित कैटेगरी से कोई ना कोई कैबिनेट मिनिस्टर बनेगा। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में लोग शामिल हो जाएंगे जो बिल्कुल अप्रत्याशित है, और सिर्फ वो शामिल नहीं हुए हैं, उनको पोर्टफोलियो भी अच्छे मिले हैं सबको। जैसे चाहे वो आप आदिवासी समुदाय की बात कर लीजिए, चाहे वो दलित समुदाय की बात कर लीजिए, लेकिन जो ये दोनों वोट बैंक के, इसके अलावा जो जाट कम्युनिटी है उसको भी बहुत स्ट्रांगली उस पर भी फोकस किया गया है। तो कास्ट इक्वेशन तो बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन ये इलेक्शन में कितना काम करेगी, क्योंकि जो 2018 में जीत मिली कांग्रेस को राजस्थान में आमतौर पर होता है कि जो पार्टी मेवाड़ में जीतती है वो सत्ता में आती है, लेकिन 2018 में पहली बार हुआ कि मेवाड़ में कांग्रेस हारी, बीजेपी वहां पर आगे रही, फिर भी कांग्रेस यहां पर सत्ता में आ गई। उसका सबसे बड़ा कारण था कि पूर्वी राजस्थान के जो 5 जिले हैं जहां पर गुर्जर बहुत अच्छी संख्या में हैं और मीणा कम्युनिटी के लोग भी बहुत अच्छी संख्या में हैं, तो दोनों ने कंबाइंड होकर कांग्रेस को वोट दिया। तो वहां पे कांग्रेस ने एकदम क्लीन स्वीप किया और बीजेपी वहां से साफ हो गई। तो यदि सचिन पायलट को आप दरकिनार करते हैं, किनारे करते हैं, तो 2023 के इलेक्शन में क्या ये पॉसिबल होगा? या आप नई कास्ट इक्वेशन बना के, नई सोशल इंजीनियरिंग करके मेवाड़ में आप ज्यादा फोकस करना चाहते हैं? आपको पता है कि यदि खासतौर पर अशोक गहलोत यदि ये रणनीति बना रहे हैं, तो उनको पता है कि यदि सचिन पायलट जिस पोजीशन में अभी हैं 2023 में भी उसी पोजीशन में रहते हैं, तो वो किस तरह से उनको नुकसान होगा पूर्वी राजस्थान में और इसकी भरपाई कहां से होगी। तो इस तरह का एक इक्वेशन बनाया गया है अभी। लेकिन जिस तरह का राहुल सर ने भी कहा कि अभी चुनाव बहुत दूर है, 2 साल से भी ज्यादा समय बाकी है, और बीजेपी में जिस तरह का चल रहा है सब कुछ, उस पर भी सबकी नजरें हैं।
तो किस तरह से इक्वेशन आगे जाके स्टैब्लिश होते हैं, चुनाव का क्या नैरेटिव सेट होता है और दोनों राजनीतिक दलों की क्या रणनीति रहती है, इस पर जाके चुनाव दिखेगा। अविनाश कल्ला जी, एक हिंदी की कहावत है, 100 दिन चले 2.5 कोस। मिला क्या सचिन पायलट को इन सब के बाद? माया मिली ना राम। बिल्कुल, माया मिली ने राम, जहां थे वही यथावत स्थिति है। और आपने जो सवाल पूछा था, मैं उस पर भी आता हूं कि आपने कहा कि क्या ये कॉस्मेटिक है। देखिए, जैसा देश ने भी कहा, हम लोग पढ़ते भी आ रहे हैं अलग अलग जगह कि कागज पे सब अच्छा दिख रहा है। और ये रिशफल नहीं, इससे पहले वाला भी जो कैबिनेट था, द बक स्टॉप्स एट अशोक गहलोत, द बक स्टॉप्स एट द चीफ मिनिस्टर। आप कहीं पे भी देख लीजिए, इनके पहले भी कोरोना आ गया तो ठीक है, हेल्थ मिनिस्टर को थोड़ी तवज्जो मिल गई कि वो कुछ काम कर पाए। कोई भी मंत्री बिना मुख्यमंत्री के कोई निर्णय नहीं ले सकता, कहीं कोई मूवमेंट नहीं है। और इस रिशफल के बाद भी वो बदलता नजर नहीं आ रहा है। तो जिस तरह से कि कहा जा रहा है कि 23 को देख के रणनीति बनाई है, क्या वो कर पाएंगे? मुझे लगता नहीं कारगर है। और जो इन्होंने ईस्टर्न राजस्थान का एग्जाम्पल दिया, 24 में से अगर मैं सिर्फ भरतपुर संभाग की बात करूं तो 23 सीटें कांग्रेस समर्थक में है, 20 कांग्रेस की खुद की, एक आरएलडी, 2 इंडिपेंडेंट। और अब जो रिशफल आया उसमें अगर अवधेश जी मैं सही बोल रहा हूं तो भरतपुर संभाग से ही 4 मंत्री आ रहे हैं। तो बाकी जो रीजन है जहां आप अच्छी तरह से वो नंबर नहीं ला पा रहे हैं, वो नेग्लेक्टेड भी फील कर रहे हैं। अगर मैं अपने एरिया की बात करूं, मारवाड़ की, तो वहां से सिर्फ मुख्यमंत्री आ रहे हैं, या फिर साले मोहम्मद जो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री है। तो मुझे नहीं लगता कि इन कॉस्मेटिक चेंजेस से कोई फर्क पड़ेगा, अनटिल एंड अनलेस, जैसा राहुल भी कह रहे थे, कि कांग्रेस अपना वर्किंग स्ट्रक्चर चेंज करे, कि किसी मंत्री को उतनी फ्रीडम मिले कि वो कुछ कर पाए कि लोग उसमें अपना नेता देखे। आज की तारीख में भी 2 ही नेता देखे जा रहे हैं कांग्रेस में, एक अशोक गहलोत, एक सचिन पायलट। अब प्रदेश अध्यक्ष उस जमात में भी थे जब 21 विधायक थे उनके, पर आज भी दोटासरा की वो पकड़ नहीं है कि वो प्रदेश अध्यक्ष कहला दिए जाए। तो ये रहेगी। और फिर आते हैं आपके सवाल पे, सचिन पायलट को क्या मिला? तो जहां पे थे, अगर ये देखा जाए कि हमारे मुख्यमंत्री का भी एक पॉलिटिकल स्टाइल है, और है कि उन्होंने जिन दिन से उनकी नहीं बनी वो पूरे दरकिनार कर दिए गए, अस्तित्व खत्म हो गया। तो सचिन पायलट अभी भी वहां मौजूद है, ये उनकी अपने आप में एक बड़ी विक्ट्री है कि अशोक गहलोत जी अपना एडी चोटी का जोर लगा गए, पर आज भी सचिन पायलट राजस्थान में एक वजूद रखते हैं। जिन लोगों को उन्होंने बाहर का रास्ता दिखाया वो वापस अंदर आ गए, और जिन लोगों से सचिन पायलट के खेमे से जो आते थे और बाद में उन्होंने अशोक जी की तरफ अपना रुख कर लिया। रघु शर्मा अब मंत्री नहीं है, और प्रताप सिंह खाचरियावास जो कि बहुत बड़े समर्थक इधर थे, और उन दिनों में जब होटलों में सरकार चल रही थी तो उन्होंने मोर्चा खोल दिया था, उनको अपने एक क्या कहा जाए, मालदार मंत्रालय से बाहर होना पड़ा। तो ये नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने, हाँ जैसा राहुल जी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री तो नहीं बने, पर उन्होंने अपना स्टैंड अभी तक कायम रखा। तो ये भी एक कम बड़ी विक्ट्री नहीं है अगर राजस्थान को देखा जाए तो, क्योंकि यहाँ बिना अशोक गहलोत के कांग्रेस में कुछ होना वॉज इम्पॉसिबल। और बड़े बड़े नेता थे, मदेना फैमिलीज थी जिनकी नहीं बनी, बाहर हो गए, या उनको कहीं ना कहीं समझौता करना पड़ा। मदेना फैमिली, मिर्धा फैमिली, एक लंबी फेहरिस्त है। जी राहुल जी, चंद्रभान, राहुल जी, तृणमूल कांग्रेस हर जगह अपने आप को कांग्रेस के विकल्प के रूप में पेश कर रही है और नजर बनाए है कांग्रेस के उन कद्दावर नेताओं पर जिनमें संभावनाएं भी हैं, मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा भी, और उसके लिए जरूरी किस्म के परिश्रम के लिए भी वो तैयार हैं। क्या इस बात की संभावना है कि यदि सचिन पायलट को समय रहते उनका उचित दाय नहीं मिलता तो प्रशांत किशोर एंड कंपनी उन्हें भी पोच करने की कोशिश करें कांग्रेस से? देखिए सौरभ, जो सचिन पायलट की प्रॉब्लम है, सचिन पायलट ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए जो उनका होल्ड था और उस बेस के ऊपर तोड़ करके अपने आप को बीजेपी में चले जाना उनके लिए आसान था, क्योंकि उनके लिए एक बहुत पॉलिटिकली नहीं, उनका एक ब्राइड का और फैमिली के कुछ इश्यूज का जो सवाल उठा था उसके कारण वो बहुत नाराज थे
अपने राज्य के कांग्रेस के सीनियर नेताओं से, क्योंकि वजूद खत्म करने की बात के अलावा कुछ निजी मामला भी थे जिसके कारण ज्योति नाराज थे। सचिन पायलट की भी परेशानी यह है कि वो बगावत को इस लेवल तक ले जाएं कि गैर कांग्रेसी हो जाएं, ये थोड़ा सचिन के लिए मुश्किल है। देखिए, सचिन भी सेकंड जनरेशन कांग्रेसमैन है और राजनीति उनको लेगेसी में मिली है पिताजी से। उनके लिए अपने आप को कांग्रेस के उससे तोड़ लेना, उनकी पॉलिटिकल इक्वेशंस को कांग्रेस से अलग होकर के वसुंधरा राजे जैसी किसी नेता के या किसी बीजेपी के नीचे हो जाना, या एक टीएमसी की आउटसाइडर होते हुए नया स्ट्रक्चर खड़ा कर लेना, ये थोड़ी मुश्किल का सबब है। लेकिन इस मामले में मैं कहूंगा कि सचिन अगर पिछले 1.5 साल से अगर इतना कुछ उनकी डिमांड्स को ना सुने जाने और इतना कम मिलने के बाद भी सचिन अगर यहां टिके हुए हैं तो 2 फैक्टर है। एक, वो ये जानते हैं कि उम्र उनके साथ है, एज इज ऑन हिज साइड, और उसमें आज नहीं तो 3 साल 4 साल 5 साल बाद सचिन पायलट को लगता है कि शायद उनका नंबर आ सकता है, तो वो लॉन्ग टर्म का एक गेम खेल रहे हैं। दूसरा, उनको कहीं ना कहीं सचिन को यह है कि अभी अशोक गहलोत जो है, टाइगर अभी जिंदा है, उनसे उन्होंने बहुत कोशिश कर ली, बैकरूम विरोधियों से समर्थन भी ले लिया, लेकिन अशोक गहलोत की पकड़ को कमजोर नहीं कर पाए। तो ऐसे में अगर वो तृणमूल कांग्रेस में चले जाते हैं या कोई ऐसी पार्टी का साथ पकड़ लेते हैं दामन, तो अशोक गहलोत को वीकन करने के लिए उनके पास क्षमताएं बढ़ नहीं जाएंगी, शायद और कम हो जाएंगी। लेकिन ये जो लड़ाई है ये बड़ी इंटरेस्टिंग देखिए कि 5 मंत्री बना दिए, उनके मंत्रियों को जगह दे दी, लोगों को पोर्टफोलियो ठीक मिल गए, कास्ट इक्वलिटी। सचिन पायलट का रोल सोचिए, कांग्रेस अभी तक डिफाइन नहीं कर पाई है। वो पार्टी में कोई, राजस्थान में कोई रोल नहीं है, उनको एआईसीसी में कोई रोल नहीं है। पार्टी अब ये कोशिश, इशारे ये कर रही थी काफी समय से कि उनको बड़ा रोल दिल्ली में दे दिया जाए, किसी राज्य का प्रभारी दे दिया जाए। उसका मतलब तो ये होगा कि अशोक गहलोत जो चाहते हैं सचिन को वो हो जाए। परेशानी यह है कि कांग्रेस अगर उनको यहां भेजती है तो कांग्रेस जानती है कि अगर सचिन किसी बड़े ओहदे पे राजस्थान में हुए तो जंग बराबर की लड़ी जाएगी और खतरा बढ़ाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो कांग्रेस का डिलेमा है, आई थिंक सबसे पहले कांग्रेस को जमीन की इक्वेशन फिट करने से पहले अपने लीडरशिप इश्यूज को रिजॉल्व करना होगा। ठीक है, एक आखिरी चरण में मैं आप तीनों विद्वानों से भारतीय जनता पार्टी के संघर्ष में और कौन कौन से सफे जुड़े उस पर बात करना चाहता हूं। अवधेश जी, विल स्टार्ट विद यू। कैसी नजर आ रही हैं चीजें भाजपा के खेमे में? सौरभ जी, देखिए, पिछले 3 साल से, जब से 2018 का चुनाव हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की हार हुई, कांग्रेस की सरकार बनी, तब से भाजपा का ये इशारा रहा है, साफ तौर पर साफ नजरिया रहा है कि 2023 का जो चुनाव है वो कलेक्टिव लीडरशिप में लड़ा जाए। अभी भी उस पर कायम है, लेकिन पंचायत चुनाव के पहले चरण को छोड़ दिया जाए तो पंचायत चुनाव के 2 चरण, उसके बाद निकाय चुनाव, उसके बाद 8 सीटों पर हुए उपचुनाव, उसमें जिस तरह का परफॉर्मेंस भारतीय जनता पार्टी का रहा, मेरे हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो ये सोचने पर जरूर मजबूर हुआ है कि क्या कलेक्टिव लीडरशिप में 2023 का विधानसभा चुनाव राजस्थान में जीता जा सकता है। अब इस तरह की लीडरशिप में आप जब चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि राजस्थान में बीजेपी की ये परंपरा रही है कि उन्होंने जब भी यहाँ पर चुनाव लड़ा है, चाहे हारे हैं या जीते हैं, उनका एक फेस रहा है। पहले भैरों सिंह शेखावत होते थे, बाद में वसुंधरा राजे लगातार यहाँ पर रही। तो पहली बार इस तरह का प्रयोग करना चाहते हैं तो या तो अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ इतनी एंटी इनकम्बेंसी हो जाए कि आप किसी को भी टिकट दे दीजिए, किसी को भी उम्मीदवार बना दीजिए, वो जीत जाए। ऐसी सिचुएशन हाल फिलहाल लग नहीं रही है, क्योंकि कोरोना आ गया बीच में, लोगों को समझ में नहीं आ रहा है अभी तक कि सरकार का परफॉर्मेंस कैसा है। सरकार भी इस बात को जोर देकर कहती है कि लंबा समय कोरोना में चला गया। उनके पास एक बहाना और है, जो होटलों में बाड़ेबंदी हुई, बगावत हुई, उसको लेके। तो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं यहाँ पर, जो मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल है, जिनकी संख्या 1 दर्जन को भी क्रॉस कर गई है, उनको अभी तक ये लगता था कि राजस्थान में बिना कोई चेहरा घोषित किए हुए चुनाव होगा और केंद्रीय नेतृत्व जिसको चाहेगा उसको मुख्यमंत्री बना देगा, जैसा कई राज्यों में देखने को मिला भी। लेकिन वसुंधरा राजे को ये लगता है कि सिचुएशन धीरे धीरे उनके फेवर में होती जा रही है
और पार्टी ये खतरा बिल्कुल भी नहीं लेगी कि बिना किसी चेहरे के चुनाव में उतरा जाए, इसलिए वो सक्रिय हो गई हैं। उन्होंने स्टार्ट किया था अपना शक्ति प्रदर्शन पिछले साल 8 मार्च को उनका जन्मदिन था उस समय, फिर बीच में कोरोना भी आ गया था, उनकी जो पुत्रवधू है वो बीमार भी हो गई थी, वो बिल्कुल शांत रही। अब जोधपुर गई थी वो पिछले महीने, और अभी उनकी 4 दिन की यात्रा चली रही है, आज भी जारी है। तो उसमें जिस तरह का उन्होंने पूरा एक इवेंट वहां पर बनाया है, लोगों की भीड़ इकट्ठी की जा रही है, तो ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि राजस्थान में पार्टी को चेहरे के साथ विधानसभा चुनाव में जाना पड़ेगा, और वो चेहरा मेरे अलावा कोई भी नहीं है। यहाँ पर जितने भी लोग हैं जो मुख्यमंत्री की दौड़ में शामिल है, जिनकी संख्या 1 दर्जन क्रॉस कर चुकी है, वो सब भी ऑफ द रिकॉर्ड बातचीत में ये मानते हैं कि यदि चेहरा घोषित करने की बारी आई तो वो वसुंधरा राजे ही होंगी, क्योंकि उन 1 दर्जन से ज्यादा नेताओं में कोई भी ऐसा चेहरा नहीं है जिसकी अक्रॉस द स्टेट पॉपुलैरिटी हो, उतना कनेक्ट हो, और कास्ट इक्वेशन भी उनके फेवर में हो। तो इस तरह की वहां पर सारी की सारी गणित चल रही है, उसमें आपसी खींचतान में अंदर खाने सब एक दूसरे को निपटाने में लगे हुए। मैं अविनाश जी की बात में थोड़ा सा आई एम गोइंग टू बी डेविल्स एडवोकेट, कि जब सारे बॉक्सेस टिक हो रहे हैं तो उसी राजस्थान में नारा लगा था कि रानी तेरी खैर नहीं, है ना। दूसरी चीज ये है कि हर पार्टी को समय रहते अपनी दूसरी बात तैयार करनी होती है, जो नहीं करते हैं उनके साथ समस्या आती है। देखिए बीजेपी के साथ वो समस्या आई ना कि अटल आडवाणी के दौर, अटल आडवाणी फिर एक लंबा गैप, वे 4 से 14 10 साल तक कहीं दिख ही नहीं रहे थे, यूपी में कहीं दिख ही नहीं रहे थे। वही नेता थे जो बार बार अपने ढंग से, उमा भारती आ गई, फिर कल्याण सिंह आ गए, फिर राजनाथ आ गए, कलराज मिश्र आ गए, लेकिन रिवाइवल नहीं हो पा रहा था। तो आप इसे कैसे देखते हैं? बीजेपी कितना फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएगी, ये जो वसुंधरा स्टाइल ऑफ एग्रेसिव पॉलिटिक्स है? क्योंकि कांग्रेस के लिए ये आम हो सकता है कि अलग अलग रीजनल नेता आंख तरे रहे हैं, पर बीजेपी ने अब ब्लिंक करना बंद कर दिया है। वो एक शंकर सिंह बाघेला का खजुराहो एक्सपेरिमेंट इकलौता था, इन माय लिमिटेड नॉलेज, राहुल जी करेक्ट कर सकते हैं, व्हेन बीजेपी ब्लिंक। बाकी तो लोग गए वापस आए, है ना, चाहे येदियुरप्पा हो, चाहे कल्याण सिंह हो, चाहे उमा भारती हो, बहुत सारे नाम हैं। या तो वो बलराज मधोक की तरह रेलेवेंस ही उनका खत्म हो गया पॉलिटिकल, या फिर वो वापस इसी फोल्ड में आए या लाए गए। आप कैसे देखते हैं बीजेपी की खींचतान को एंड पोस्ट वसुंधरा सिनेरियो या वसुंधरा के विकल्पों को? देखिए, जैसा हम सभी जानते हैं कि राजस्थान में सरकार हर 5 साल बाद बदलती है, और पिछले 20 सालों में तो बीजेपी हैज बीन लिमिटेड टू वसुंधरा राजे एंड कांग्रेस हैज बीन लिमिटेड टू अशोक गहलोत। पिछले चुनाव में एक सचिन पायलट दिखे जो बिल्कुल बाहर से आते हैं, राजस्थान घूमे और अपना एक वजूद बनाया। तो मैं हर बार कहता हूं कि उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये है कि इन 2 टावरिंग नामों के बीच में आज आप कहीं पूछ लीजिए, ही हैज अ पैन राजस्थान एक्सेप्टेंस, पीपल नो हिम। बीजेपी जिस तरह से अभी दिख रही है, मुझे लगता है बहुत प्रैक्टिकल पॉलिटिकल पार्टी है। वो बिल्कुल एसेस करेगी, उसने एस्पिरेशन सब में जगह रखी है। जैसे अवधेश कह रहे 12 लीडर्स हैं, तो बिल्कुल 12 लीडर्स हैं, सभी भाग रहे, सब अपना अपना क्लेम दिखाने के लिए। तो उनकी एक बेंच स्ट्रेंथ उन्होंने बना रखी है, और इन सब का इफेक्ट ये देखिए कि वसुंधरा जी जो यूजुअली चौथे साल में दिखाई देती थी, अब दूसरे साल से दिखाने जा रही है, बिकॉज शी विल फाइट फॉर रेलेवेंस। शी हैज वन बैटल बिटवीन हर एंड दी अमित शाह मोदी डुओ, जब उन्होंने सारा जोर लगा दिया और गजेंद्र सिंह शेखावत को प्रदेश अध्यक्ष नहीं बनने दिया। तो इफ वी लुक एट वसुंधरा राजे वर्सेस अमित शाह मोदी डुओ, इट इज 1-0 इन फेवर ऑफ वसुंधरा राजे। तो शी वुड लाइक टू मेक इट 2-0, बट जिस तरह की बीजेपी की टॉप ब्रास है, दे वुड लाइक टू मेक इट 1-1 एंड इंश्योर दैट दे मेक इट 1-1। और इसमें बीजेपी को एक और फायदा है, देखिए जैसा आपने नाम लिया कल्याण सिंह का, उमा भारती का, बीजेपी से होके बड़े से बड़ा नाम सर्वाइव नहीं कर पाता, और ये वसुंधरा राजे को भी हम सबसे ज्यादा वो इसे कैलकुलेट कर रही हो कि आप अगर बीजेपी से हटे तो आप कहीं नहीं रहते, आप कांग्रेस से हटे तो आप जगन बनते हैं, शरद पवार बनते हैं, ममता बनर्जी बनते हैं। तो आप मुख्यमंत्री कांग्रेस छोड़ के बन सकते हैं, आप भाजपा छोड़ के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते हैं। और ये वाली लीडरशिप इतनी भी
रहम दिल नहीं है कि अपना 1-0 के स्कोर को 2-0 बनने दें। तो वसुंधरा जी के लिए चैलेंज है। पर मुझे इस सब में एक चीज और लगती है सौरभ, बीजेपी बेंच स्ट्रेंथ बढ़ाती है, और वो ऑस्ट्रेलियन टीम जो होती थी ना स्टीव वॉक के जमाने में, कि किसी को भी ले आओ, दे विल फाइट इट टिल द एंड एंड दे विल सी इट थ्रू। तो अशोक गहलोत और कांग्रेस की लड़ाई भी उनके लिए उतनी की उतनी एडवांटेज है जितनी हम कहते हैं बीजेपी में खींचतान है। कांग्रेस ने पिछली बार भी इस लीड को स्क्वांडर किया था। पिछली बार के हालात इतने बुरे थे, उस नारे के बावजूद बीजेपी 73 सीटें ले आई। तो उसमें कहीं ना कहीं सारा श्रेय स्टेट लीडरशिप का भी नहीं है, सेंटर का भी एक चार्म है। एंड मोदी इज नॉट दैट डिस्क्रेडिटेड इन द स्टेट सो फार। So I don't see it. I think that the BJP would not repeat the mistakes of the Congress. We might see a new surprise. All right, Rahul Srivastava ji, your closing remark on this Rajasthan बड़ी गौर से सुन रहे थे political sector, especially BJP's dilemma. देखिए, मैं अभी जिस दिन वसुंधरा जी ने पहली अपनी रैली ये जो की थी, तो मैं किसी राजस्थान बीजेपी से कनेक्टेड एक बड़े नेता के साथ जब बात कर रहा था, तो मैंने कहा साहब कि ये जो रैली वे कर रही हैं, ये बांसवाड़ा उदयपुर वगैरह जाएंगी और समर्थन भी बढ़िया उनको मिलने की बात हो रही है, तो पार्टी का क्या स्टैंड है? तो उन्होंने कुछ बोला, तो मैंने कहा कि परमिशन पार्टी से है कि ये पार्टी बैक्ड है? कहता राजस्थान में साहब अभी स्थिति ये नहीं आई है, राजस्थान में अभी भी इस रैली के लिए, ऐसी रैली और कार्यक्रम के लिए वसुंधरा को पार्टी की परमिशन नहीं, पार्टी को वसुंधरा की परमिशन की जरूरत पड़ती है। वो जो इक्वेशन है, जब तक वसुंधरा से जनता को बैर नहीं, जनता और वसुंधरा का जो रिलेशनशिप है वो ऊपर नीचे होता रहेगा, तो वसुंधरा सत्ता से बाहर चली जाएगी। लेकिन बीजेपी के अंदर उनकी क्रिटिकलिटी कितनी है, वो जो है कि वो उन्होंने जो पैठ अपनी बना ली है, यानी अभी मैंने कुछ दिनों से, जो 2 दिन से देख रहा हूं वसुंधरा जी की मूवमेंट को, आप देखिए वसुंधरा राजे को कहा जाता था कि इनएक्सेसिबल है, वो सेल्फीज खिंचवा रही हैं, वो पर्सनल लेवल पे लोगों से के साथ रुक रुक करके बातचीत कर रही हैं। और जैसे कि अभी अवधेश जी ने शायद कहा था कि वो तीसरे साल में दिखती थी, चौथे साल में, वो अभी दिखाई दे रही हैं। जो कई नेता कोविड के दौरान जिनको परिवार के जन उनके मारे गए, उनके घरों में जा रही हैं, यहां तक नहीं मदरना साहब के घर में भी गई वो। तो कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे ने रियलाइज कर लिया है कि अगर उनको द ऑनस्लॉट ऑफ द दिल्ली डुओ, दिल्ली के डुओ की मर्जी को रोकना है अगर, तो मुझे जनता के पास जाना पड़ेगा। ये मास लीडर की खूबसूरती होती है कि वो चला जाता है, और उनको पता है कि जब तक उनको अपने घर से जयपुर के बीजेपी दफ्तर पे सत्ता करनी है या जयपुर में राजस्थान के चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में जाना है, और उसके लिए तब तक उनको जनता को साथ रखना पड़ेगा, वरना गुजरात से जो रास्ता आता है ना सड़क का, वो राजस्थान में गुजरता है दिल्ली का। अच्छा, एक बात बताइए, मैं ये आप तीनों लोगों से जानना चाहता हूं, और आप लोगों ने बहुत ही एकदम शिष्ट ढंग से, एकदम एकदम अच्छे बच्चे बन के जैसे स्टेज पे बात की जाती है वैसी कर लिखूं। अब थोड़ा एक कट टू कट, आप तीनों लोग व्यक्तिगत रूप से वसुंधरा और अशोक गहलोत से कुछ एक दफा मिले होंगे, कई दफा मिले होंगे? जी नहीं, मुझे तो पता है, लेकिन मैं हामी भरवाना चाहता हूँ अपने शो में। जी बिल्कुल मिले हैं। राहुल जी? जी बिल्कुल। अच्छा, अब जरा मुझे बताइए, एक पर्सनैलिटी के तौर पे कुछ एनेक्डोटल बताइए, क्या व्हाट आर योर ऑब्जर्वेशंस? आप लोगों की जो बात हुई, मुलाकात हुई, जो चीज पब्लिक डोमेन में नहीं है लेकिन आप पॉइंट आउट करना चाहते हैं, नेता नगरी को वो सौभाग्य दीजिए। थ्योरी हमने सुन ली, बहुत धन्यवाद उसका। अब जरा थोड़ा सा कुछ आपके पर्सनल ऑब्जर्वेशन। जी अविनाश जी। मैं कहता हूँ पर्सनल ऑब्जर्वेशन, मेरी दोनों से मुलाकात हुई एंड होती रहती है, लेट मी पुट इट लाइक, होती रहती है। काश की मेरी होती रहती जी। और करीब 100 साल हो गया शायद दोनों से मिले, ये भी कह दूं, रिकॉर्ड पे क्लियर रखा जाए तो। एक जो वसुंधरा राजे की जो खूबी है ना, वो ये है कि in people contact and connect, she can win over her brutalist of opponent. She has a way of charming people. तो आप अभी सौरभ जी ने, राहुल जी ने बोला कि वो सेल्फी खिंचवा रहे हैं, तो जब मैंने पिछले चुनाव से पहले अपनी रोडवेज की बस यात्रा करी थी ना, तो जब मैं झालावाड़ गया तो वहां से कोई भी आदमी आप तो अपने वसुंधरा राजे के साथ फोटो दिखा देगा।
सो जो ये पैन राजस्थान एक इमेज क्रिएट की गई कि शी इज नॉट एक्सेसिबल, इफ यू गो टू इलाहाबाद शी इज द मोस्ट एक्सेसिबल, पीपल विल से कि रात को कभी भी पहुंच जाओ। तो वन ऑन वन इंटरेक्शन और जो उनका एक मास चार्म एंड अपील है is impeccable. I have not seen any other person in the state politics. आप जितने नाम गिना रहे हैं वो उनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि she can win over people in those conversation like anything. और एक ये कि डिसीजन जो ले लिया फिर उस पर कोई बदलाव नहीं है। There are no ifs and buts. There are no other calculations. So that is her core strength. If she has put her head on something, then it is something. और रही बात हमारे मुख्यमंत्री की, तो वो बहुत उनके बारे में राहुल सर ज्यादा बताएं क्योंकि वो बिल्कुल ओल्ड स्कूल पॉलिटिशियन है, उनके कोई एक्सप्रेशन समझ में नहीं आ सकते। वो आपको कभी भी रीच कर पाएंगे और आपसे जब बात करेंगे तो लगेगा आपसे खास तो कोई नहीं, पर मजाले कोई काम करवा के निकल जाए। So, I always say one line and let me put it on record, मैं अपनी अगली बुक में भी रखूंगा। The dilemma of Rajasthan, which I say, that for 10 years we have been ruled by a person who is very easy to reach, but has taken one decision not to take any decision. That is the Congress chief minister. Then the other dilemma is there is a person who is very difficult to reach, but if once they have decided to do something, nothing can stop it. तो मेरी तरफ से अगर कोई दो जनों को कोई पूछे ना कि राजस्थान की स्थिति ऐसी क्यों है, तो भाई ऐसी इसलिए है कि एक जने से कोई भी मिल जाए, कुछ भी करवा लो, पॉसिबल ही नहीं है कुछ हो जाए। दूसरे वाले से काम सब हो जाएगा पर पहुंच के दिखाओ। तो दैट इज माय ऑब्जर्वेशन इन वन लाइन। अवधेश जी, ये तो अच्छे बच्चे वाली नहीं थी ना, मैं अभी फिर कह दो ये भी अच्छे बच्चे बोल गए। नहीं आई जस्ट स्माइल। देखिए मेरा हो गया, अवधेश जी हो गया, काम चल जाएगा। सौरभ जी देखिए, मैं दो चीजें ऐड करना चाहता हूं उसमें। यदि आप अशोक गहलोत से मिलते हैं, आधे घंटे की आपकी मुलाकात होती है, तो उस आधे घंटे में अशोक गहलोत आपसे 5 मिनट ही बोलेंगे, 25 मिनट आप ही को बोलना है उसको। मतलब उनसे कोई मिलने जाता है तो उस बातचीत में वो ये उम्मीद रखते हैं सामने वाले से कि वो उनको ज्यादा बातें बताए, वो अपनी तरफ से कुछ नहीं बताते किसी को भी। जैसा उनके बारे में कहा जाता है कि वो इतनी महीन राजनीति करते हैं कि उनका दायां हाथ क्या कर रहा है उनके बाएं हाथ को भी पता नहीं चलता है। तो उनसे बातचीत करके कोई आप अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं कि क्या वो सोच रहे हैं, और वो आपसे बातचीत करके आपके अंदर क्या है वो सब कुछ निकलवा लेना चाहते हैं। वसुंधरा राजे के साथ उल्टा है। यदि आप 30 मिनट की मुलाकात करते हैं तो उसमें आपको 8-9 मिनट बोलने का मौका मिलेगा, बाकी मैडम ही बोलेंगी। एक और दोनों में अंतर है बड़ा। अशोक गहलोत ये सब मानते हैं कि वो बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पॉलिटिशियन है। वसुंधरा राजे के साथ ऐसा नहीं है। वो अपने पॉलिटिकल मूव्स के लिए जो उनके सलाहकार हैं उन पर डिपेंड है। वो अपने स्तर पर कोई भी बड़ा राजनीतिक निर्णय नहीं लेती हैं। कोई भी रणनीति बनानी होती है, जैसे अभी वो सक्रिय हुई हैं, तो इसके लिए भी उनकी एक पूरी सलाहकारों की टीम है। उन लोगों ने उसको डिजाइन किया और अब इंप्लीमेंट करके वो यात्रा पर है। अशोक गहलोत अपना पॉलिटिकल डिसीजन खुद लेते हैं, किसी को भी कानों कान खबर उसकी नहीं लगती है। हालांकि अब उनको सलाह देने के लिए सलाहकार बनाए गए हैं, मुझे तो नहीं लगता है कि वो कोई सलाह देने का काम करेंगे वहां पर। तो यहाँ के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनमें माना जाता है कि अशोक गहलोत उतने अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है जितनी वसुंधरा राजे हैं। यदि इनका कॉम्बो बन जाए, कोई इस तरह का कोई ऐसी विधि हो किसी के पास कि दोनों साथ मिलकर काम कर लें, पॉलिटिकल डिसीजन अशोक गहलोत लें और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन वसुंधरा राजे लें, तो ये जिस तरह से सचिन, जिस तरह का मैं कह रहा हूँ, जिस तरह का आपसी सहयोग सचिन पायलट की बगावत के दौरान दिखा वसुंधरा और अशोक गहलोत के बीच, वैसा कुछ। तो देख लीजिए, सबसे बड़े झगड़े में भी स्मूथ सेलिंग हुई। बिल्कुल बिल्कुल। राहुल जी। और अब ये अभी भी रेलेवेंट है। 2008 में वसुंधरा चुनाव हारी और बीजेपी की तरफ से दबाव था कि वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन के पद से इस्तीफा दे दें। उन पे दबाव हुआ तो तमाम बीजेपी के जो सांसद विधायक थे वो दिल्ली में आके एल के अडवाणी के घर के बाहर फुटपाथ पर बैठ गए
और जम के विरोध हो गया कि वसुंधरा के साथ है। तो हम उन दिनों एक दिन उस झगड़े के बीच में तमाम मीटिंग्स होती थी, सुषमा जी, जेटली जी, तो एक दिन हम जेटली जी के साथ बैठे थे और जेटली जी यूज्ड टू लव हिज वन लाइनर्स। तो मैंने उनको पूछा कि साहब ये बताइए मुझे कि इवेंचुअली होगा क्या। तो उन्होंने कहा कि राहुल देखो, एक बात मैं बता दूं, दैट देयर आर मेनी मेन हु आर आउटसाइड एलके अडवाणीज हाउस इन कुर्ता पजामास. The BJP top brass in Delhi wears kurta pajamas and dhoti kurtas, but eventually the issue will be decided by who wears the pants on these issues. और उसके जब कुछ दिनों बाद फैसला हो गया तो अरुण जेटली जी ने मुझसे रोक के कहा, मैं तेरे को कहा था ना कि who wears the pants, eventually वसुंधरा does it. इंटरेस्टिंग। और वो आज भी लॉजिकल है। और अशोक गहलोत? देखिए, गहलोत साहब को मैं ओल्ड वर्ल्ड चार्मिंग कांग्रेसमैन कहता हूं। जब वो चले गए राजस्थान, अब ज्यादा सक्रिय वहां हो गए, मगर अशोक गहलोत जब तक दिल्ली में थे, जनरल सेक्रेटरी वगैरह थे, he was a good man to know, because a good politician to know, very polite, जैसे अवधेश जी ने कहा, बात बहुत ध्यान से सुनने वाले, कम बोलने वाले, लेकिन अशोक गहलोत के अंदर वो एक मिलनसार होने की जो एक क्षमता थी, मैं जिसे कहता हूं कि कांग्रेस को क्रेडिट देता हूं कि उसके पुराने नेताओं में कुछ बात थी। गुलाम नबी आजाद हुए, अशोक गहलोत हुए, अहमद पटेल, ये लोग, अहमद पटेल साहब, यानी मैं आपको किस्सा सुनाता हूं कि मेरी माताजी का देहांत हुआ 27 मई 2011 में। अहमद पटेल जब तक गुजरे हैं जिस समय, उसके बाद से हर साल 26, 27 या 28 को मई को अहमद पटेल का फोन आता था। मुझे बोलने की जरूरत पड़ती थी, वो मुझे एक बार जरूर फोन कर लेते थे उन दिनों। उनको इतना याद रहा। ये कांग्रेस की एक पुश्त की एक कुछ क्वालिटीज थी। आप उनके खिलाफ खबर कर दीजिए। अशोक गहलोत जी के खिलाफ कई बार हम लोग ने राइवलरीज की और कांग्रेस की इंटरनल राइवलरीज में दांव पेच की बात करी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता था कि उनके दरवाजे हमारे लिए बंद हो जाएंगे। ये कुछ उस समय की पॉलिटिक्स की बात थी, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी और तमाम नेता ऐसे ही हुआ करते थे। लेकिन आई हैव नोन अशोक गहलोत टू बी वेरी स्मार्ट पॉलिटिशियन। और अगर आप देखिए कि गुजरात के कैंपेन में एक समय पे अशोक गहलोत ने काफी मेहनत लगाई थी राहुल गांधी के लिए। और कहीं ना कहीं कहेंगे कि जो कहा कि लोनर हैं, क्योंकि ये भी है कि सबको खत्म करके ही तो आप इतना ऊपर चढ़ेंगे। ये राजनीति की जब प्रथा बन गई है तो लोनर आप अपने आप में हो जाते हैं। लेकिन हाँ, ये है कि आप बहुत दिनों तक इस चीज को लंबे समय तक नहीं चला सकते। आई थिंक स्लोली द टाइड इज टर्निंग अगेंस्ट द पॉलिटिशियंस ऑफ द काइंड ऑफ अशोक गहलोत। मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में, जिन्हें मैं कहता हूं कि एलेक्सा पॉलिटिशियंस, ये एलेक्सा पॉलिटिशियंस का दौर आ रहा है। एलेक्सा ओपन द विंडो, एलेक्सा डू दिस एंड एलेक्सा डू दैट। मेरे ख्याल से ये जो दौर है, ये कुछ इस तरह का ही जा रहा है। मुझ में हुनर नहीं है, होता तो मैं एक ठो गद्यात्मक कव्वाली जरूर लिखता, जैसे नुसरत साहब गाते ना, तेनू कोल बिठा के तकता रहा। आप सब लोग इतने विद्वान लोग हैं, मुझे लगता है कि बस मैं कोल बिठा के सुनता ही रहूं। अद्भुत है आप लोग, बहुत बहुत धन्यवाद।